नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चविश कात्री। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक बार फिर से भारत की राजनीति गर्माती हुई नजर आ रही है और हरियाणा में इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। साथ ही प्रदेश में विपक्षी पार्टियां इसे चुनावी मुद्दा बता रही हैं। बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने बीजेपी का जुमला बताते हुए कहा कि देश में एक साथ चुनाव संभव नहीं है और ना ही चुनाव आयोग के पास इतनी ईवीएम मशीनें हैं कि एक साथ चुनाव हो सके। और इसके साथ ही राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी एक बार फिर से प्रदेश सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि वे चाहे तो लोकसभा के साथ हरियाणा विधानसभा के चुनाव करवा लें, लेकिन इस बार हरियाणा की बीजेपी गठबंधन सरकार को अच्छी तरह से सबक सिखाया जाएगा। ये वन नेशन वन इलेक्शन एक शगुफा छोड़ा है। ये उसी तरह से जो इनकी जुमलेबाजी की आदत है और ये नेशनल लेवल का है। हमारा जो इंडिया गठबंधन है वो इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हमारे जो नेशनल स्पोक पर्सन है वो सब इस मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं। ये प्रैक्टिकल हो ही नहीं सकता। इसमें कई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो रहे हैं संविधान में, उसमें 2/3 बहुमत लोकसभा में चाहिए, उतना ही राज्यसभा में चाहिए और कम से कम आधी विधानसभा में चाहिए, जब जाकर उसके लिए समय चाहिए। जो इलेक्शन कमीशन को ईवीएम चाहिए वो भी कम से कम 33 लाख ईवीएम की जरूरत है। आज ईवीएम 9 लाख है। 9 लाख ईवीएम में आवश्यकता पड़ेगी 33 लाख की कम से कम। ईवीएम की मशीनें भी बनेंगे, ऑर्डर देंगे, उसका बजट एलोकेशन होगा, बन के आएंगी, उसमें भी समय लगेगा। तो ये जो है अभी सिर्फ डिस्टर्ब करने के लिए जो उनका भय है, डर है, जो इंडिया गठबंधन बना है उससे ये डर के और अपना कुछ मीडिया में इस तरह से करके और कभी भी ऐसे ट्वीट करके सेशन बुलाते, ये भी एक संविधान का भी अपमान है। देखिए, करोड़ों रुपए का ये जो है इसमें जो भी बात आएगी वो अभी मिल रहे हैं, वो ब्राह्मण समाज के सभी मिल रहे हैं। अभी विधानसभा के लगातार जो मुद्दे हैं विधायक के द्वारा उठाए जाते हैं, लेकिन आप ही की पार्टी से राजकुमार कटारिया वो क्रिटिसाइज करते हैं और इन्हीं पर कमेंट करते हैं, तो उसको किस तरह से देखते हैं? कहीं ना कहीं लगता है कि विधायक तो लगातार मुद्दे उठाते हैं, अगर उसके बाद में अगर इस तरह होती है तो कैसे देखते हैं? अगर कोई किसी को व्यक्तिगत रूप से किसी का कोई क्रिटिसिज्म में कोई बोल रहा है कि कोई स्टेटमेंट आई है तो उसका हम संज्ञान लें। बीजेपी के विधायक ये कहते हैं कि 9 साल में भाजपा ने बहुत रोहतक लोकसभा में बहुत ज़्यादा काम कराया, आज तक कांग्रेस सरकार भी नहीं करवा। देखिए, ये तो इतना पुराना शुरू से ही है, पूरे हरियाणा में ये स्थिति है। रोहतक की बात नहीं, पूरे हरियाणा के अंदर यही स्थिति है कि आज विकास की पटरी से उतार दिया हरियाणा। बेरोजगारी, महंगाई की भेंट और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया और विकास की पटरी से उतर गया। और यही हमारा प्रयास है, लड़ाई है कि बदलाव हो। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से तैयार है वन नेशन वन इलेक्शन के लिए। और मुझे लगता है आज देश भर के अंदर आप देख रहे हैं जिस तरह से माहौल बन रहा है कांग्रेस पार्टी के प्रति। और आप जानते हैं अभी आने वाले समय में 5 प्रदेशों में चुनाव होने थे, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मणिपुर। बीजेपी को पता है कि उन 5 प्रदेशों में उनको हार मिलने वाली है। उसी के डर से कहीं ना कहीं ये लोग ध्यान भटकाने के लिए उस चुनाव को जल्दी कराना चाह रहे हैं। पर हमें पूर्ण रूप से उम्मीद भी है और विश्वास है कि जनता आने वाले समय के अंदर इन 5 प्रदेशों में और उसके अलावा जो देश में चुनाव होंगे वहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। तो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर लगातार विपक्ष का जो है हमला होता हुआ नजर आ रहा है और हरियाणा में भी सियासत जो है गर्माती हुई नजर आ रही है। ऐसे में हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं। एक बार रूबरू करा देती हूँ। सत्यव्रत शास्त्री जी बीजेपी से प्रवक्ता जुड़े हैं, बजरंग दास गर्ग जी प्रवक्ता कांग्रेस से और रजत पंजेटा जी इनेलो से प्रवक्ता जुड़े हैं। सत्यव्रत शास्त्री जी, वन नेशन वन इलेक्शन, बीजेपी इसको लेकर क्या सोच रही है और विपक्ष लगातार इस पे हमला कर रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी का बयान सामने आया है, उनका कहना है कि ये बीजेपी का नया जुमला है। सत्यव्रत जी, कांग्रेस का जो है वो तानाशाही राज नहीं है, इसलिए विपक्ष के लोग धरना, रैली, जुलूस जो भी करे सबको छूट है, करना चाहिए, वो कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा है कि ये देश दुनिया का सरताज बने, देश के अंदर वो घटनाएं घटी जाएं जो दुनिया में बड़े देशों के नाम से आती थी, वो सब रिकॉर्ड, वो सब की उपलब्धियां देश के सामने हों और देश उसके अंदर आगे बढ़े। कांग्रेस प्रगतिवादी पार्टी नहीं है,
वो एक परिवार को आगे पोषण करने वाली पार्टी है। इसको परिवार से आगे उसको कुछ दिखता नहीं। वन नेशन वन इलेक्शन इस देश की अर्थव्यवस्था के लिए, इस देश के लंबे समय तक सतत विकास के कामों को गति देने के लिए, और जो तमाम प्रकार के आर्थिक नुकसान और जो राजनीतिक वातावरण के कारण से बहुत जगह आर्थिक विकास के काम नहीं हो पाते, उन सब के रोग के लिए एक इलाज है। मैं ये दावे के साथ नहीं कह सकता कि ये इसी में होगा, लेकिन एक कदम आगे बढ़ा है। इसके अंदर केवल भारतीय जनता पार्टी की सहमति नहीं, बल्कि अन्य पार्टियां भी और उनकी विधानसभाएं भी, जब ये देश के अंदर एक बार चर्चा का विषय बना है, चर्चा में यदि लोग सहमत होते हैं, देश यदि इसके अंदर आगे बढ़ता है और उसको लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन के अंदर देश की प्रगति होगी, लाखों करोड़ों रुपया उसके अंदर बचत होगी, समय का बचत होगी, तो फिर देश के लिए करने के लिए कांग्रेस यदि अपने कुछ स्वभाव के कारण से, कुछ लोभ लालच के कारण से यदि इसका विरोध करती है, तो उसका अपने विरोध की ताकत विरोध के लिए है। तो देश में बढ़ती चीजों को देखना नहीं चाहती। अभी जैसे मैं सुन रहा था प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी के बारे में, उदय भान जी किस प्रकार की, ये नहीं होगा, ये संभव नहीं है, ये नहीं होगा। आज तक जो कुछ था तो कांग्रेस ने कहा सोचा था कि चंद्रयान चंद्रमा पर पहुंचेगा? किसने सोचा था कि सूर्य की स्टडी करने के लिए उपग्रह देश छोड़ सकता है? कौन सोच सकता था कि चीन जैसा देश हमारे सामने आंखों में आंख डालकर बात करने की सक्षमता नहीं रहेगी? कौन कह सकता था कि दुनिया का चौथी पांचवी बड़ी आर्थिक शक्ति देश नहीं बनेगा? ये कांग्रेस की सोच से बाहर की बात है। कांग्रेस परिवार से बाहर नहीं। वो तो जैसे होता है कि देश प्रदेश, उसके बाद अपना जिला, उसके तहसील, उसका ब्लॉक, उसका गांव, और फिर एक परिवार। अब सोचिए उसको पहली इकाई को बैठे, उनके सामने राष्ट्र का विजन ही नहीं है, देश का विजन ही नहीं है। इसलिए देश हित में यदि कोई काम होता है तो भारतीय जनता पार्टी उसका पूर्ण रूप से समर्थन करती है और जनता से आग्रह करेगी कि देश हित में जो भी, पार्टी हित में कुछ गड़बड़ हो तो हम नहीं कर सकते, लेकिन देश के हित में होगा उसके लिए हम तैयार हैं। जी बजरंग दास जी, कांग्रेस क्या सोच रही है इसको लेकर? मैडम जी, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है। 2024 नहीं, आज चुनाव करा लो, हम पूरी तरह से मैदान के अंदर तैयार हैं। और जहां तक कि भारतीय जनता पार्टी का टुकड़ा साफ होना तय है। आज देश व प्रदेश की जनता इस जुमले सरकार से बेहद दुखी हो चुकी है। ये वो सरकार, मोदी साहब ने कहा था 2014 में, 22 साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दूंगा, 35 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल दूंगा, 250 रुपए रसोई गैस सिलेंडर देने की जो बात करते थे, आज वही रसोई गैस सिलेंडर 1000 के ऊपर आ लिया है। पेट्रोल डीजल 100 रुपए पार हो चुका है। 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की बजाय युवाओं की नौकरी छीनने की बात, छीनने का काम इस सरकार ने किया। यहाँ तक कि देश और प्रदेश की जनता महंगाई, बेरोजगारी, खराब कानून व्यवस्था से बेहद दुखी है। और दावे के साथ कहता हूँ, ये कहते हैं भाई हम तो ये चुनाव इकट्ठा कराना चाहते, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी रेडी है। हम तो कभी करवा लो, आज करवा लो, आज तैयार है, कल करवा लो, कल तैयार है। ये दिखा दूंगा आपके सामने, ये जुमले की सरकार है। 5 बजरंग दास जी, आपका कहना है कि आप इसके पक्ष में हैं? बिल्कुल पक्ष में है। 5 स्टेटों के चुनाव मैडम जी जो होने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को पता है 5 स्टेटों में इनका टुकड़ा पूरी तरह से साफ है। कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से वहां सरकार बनाने जा रही है। बजरंग दास जी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से ये राज्य जो अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से ये बयान आया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी का ये नया जुमला है और आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि आप इसके पक्ष में हैं। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। भान जी का मैंने पूरा बयान सुना है और बयान देखा भी है। उन्होंने कहा हम आज भी तैयार हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी का ये एक जुमला सिद्ध होगा, क्योंकि चुनाव करवाने के लिए, कच्चे चुनाव करवाने के लिए ईवीएम मशीन की जरूरत होती है। वो मशीनें ही पूरी इनके पास नहीं है, चुनाव कैसे करवाएंगे? बात तो उठेगी जब लोकसभा का इन्होंने सेशन बना लिया, टूट करके सेशन होगा। मैं पूछना चाहता हूँ
पहले ये सरकार कहाँ गई थी? इतने समय से बात उठ रही है, 10 साल से 9 साल से ये सरकार राज कर रही है। अगर इन्होंने कानून लड़ा था 2014 कभी नहीं आते। आज 5 कट्टों ने पता लगा तो हम हारेंगे। हारने के बाद लोकसभा में टुकड़ा साफ होना है। अपनी जेब बिटाने के लिए इन्होंने एक ड्रामा करा है, एक जुमला फेंका है, ताकि हम जो 5 स्टेटों में चुनाव के साथ लोकसभा चुनाव करवा ले तो शायद हम थोड़ा बच जाएं। जो 5 स्टेटों का रिजल्ट आना है, जनता के अंदर नेगेटिव बात ना जाए। भारतीय जनता पार्टी साफ हो चुकी है, जीरो हो चुकी है। चले, कहीं ना कहीं बजरंगदास जी आप ये कह रहे हैं कि आप इसके पक्ष में हैं, लेकिन ये बीजेपी का जुमला है चुनावों को लेकर। ये तो हर प्रकार के जुमले छोड़ती है। जुमले की सरकार है। इन्होंने खुद अमित शाह जी ने कहा था भाई नौकरी देने की बात है, कोई बात है, ये तो एक बात कहने के लिए जुमला होता है। तो खुद अमित शाह वो कहना भी जुमला होता है कि जो देश का गृह मंत्री है, प्रधानमंत्री जी की बात में जुमले की बात कह रहा है, तो इसका मतलब आप साफ समझते हो ये हर प्रकार के हथकंडे अपनाएंगे, अपनी बात को जुमले की तरह कहेंगे, जनता को गुमराह करेंगे। कहीं बात करेंगे हिंदू मुसलमान की, कहीं करेंगे मंदिर मस्जिद की, कहीं करेंगे हिंदुस्तान पाकिस्तान की। जनता को गुमराह करने का हर प्रकार का आपसे पूछना चाहूंगी कि ये जो 1 नेशन और 1 इलेक्शन है, इसको लेकर कर इनेलो क्या सोच रही है? क्या ये सही है आपकी नजर में? आप इसके पक्ष में हैं या आपको लगता है कि नहीं ये देश के लिए सही नहीं होगा? देखिए, इसमें कई पहलू हैं जिनके बारे में हमें चर्चा करनी बहुत जरूरी है। पहली बात तो मैं शुरुआत करूंगा, ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन जैसे शब्द हैं, सरकार के खिलाफ जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है, क्या फिर तो वो लाया ही नहीं जा सकेगा? अगर आप 5 साल के बाद ही एक टर्म, स्पेसिफिक टर्म कर देंगे तो आप बीच में सरकार को कैसे गिराओगे? कैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन लाओगे? अगर सरकार कुछ गलत काम करती है, कुछ गलत फैसले लेती है। एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सरकारें अल्पमत की सरकारें हैं, जैसे हरियाणा की भी है, महाराष्ट्र में भी चल रही है, और भी प्रदेशों में जहाँ अलायंस के साथ गवर्नमेंट फॉर्म्ड है और या इंडिपेंडेंट एमएलए जो है उनके साथ जो है वो गवर्नमेंट चल रही है। अगर वो कोई गलत फैसला देश के या प्रदेश के हित में कोई गवर्नमेंट लेती है और जो वो अपनी सपोर्ट विड्रॉ करना चाहे, अगर चाहे कोई रीजनल पार्टीज हैं या इंडिपेंडेंट एमएलए हैं, फिर तो वो अपनी सपोर्ट ही विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, फिर तो वो बाध्य हो गए हैं। उसके बाद एक और हम कंडीशन लेके चल सकते हैं जिसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि कोई सरकार के पास लगा लीजिए बहुमत से 1 या 2 विधायक ही ज्यादा हैं और कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है जहां 5-6 एमएलए एक साथ कहीं हवाई जहाज में, गाड़ी में है या कोई और अन्य कोई भी कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। उस केस में क्या होगा? तो सरकार तो गिर गई, सरकार तो शॉर्ट ऑफ मेजोरिटी हो गई। उसके बाद इलेक्शन भी होंगे, सरकार गिर भी सकती है। ऐसा ही अगर हम लेके देखना चाहें तो इसमें आप फिर राज्यसभा को भी छोड़ते हो। राज्यसभा के अलग अलग चुनने के बजाय दोनों जो हाउसेज हैं उनको आप सारे के राज्यसभा के भी एक साथ ही चुन लीजिए। ये बहुत एक खतरनाक किस्म का एक्सपेरिमेंट है और इसको सारे फेडरल स्ट्रक्चर को छेड़ना पड़ेगा इसके लिए। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है जो, उसमें भी बहुत सारी अमेंडमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। और कोई भी स्टेट्स के अपने अलग लॉज हैं, अपने बाय लॉज हैं, अपने एक्ट्स हैं। हम भी पंजाब के यूज करते थे, अब हमारे अलग है। जब 1 नेशन 1 आपके हर एक स्टेट के बाय लॉज दे कैन नॉट बी सेम, तो बहुत सारी चीजें हैं, जो भाषाएं हैं सारे, अगर आप अलग अलग जगह जाए, पंजाबी है हमारे यहाँ, हरियाणवी ज्यादा बोली जाती है, साउथ में चले जाए उनकी अपनी तमिल है कहीं, तो कन्नड़ है कहीं, तो आप नहीं चेंज कर सकते क्योंकि जो सोशो इकोनॉमिक इश्यूज हैं, उसके बाद लोकल इश्यूज है, ट्राइबल इश्यूज हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं, आप सबको एक उसमें नहीं कर सकते। ये वन और इसमें आप पंजेटा जी, इस पर विचार जो है किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि समिति बनाई जाएगी, विचार होगा कि क्या ये होना ठीक है या नहीं है। तो अभी इससे पहले ये सब चीजें कहना, क्योंकि अभी पहले विचार होगा तभी उसके बाद जो है क्लियर हो पाएगा कि ये जो विधेयक होगा वो आएगा या नहीं आएगा।
नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। वैसे तो जो ये विंटर सेशन बुला रहे हैं, ये जो स्पेशल सेशन ये 18 से 22 के बीच में, इसमें जो है बेसिकली जब अभी 5 राज्यों के चुनाव जो है वो ड्यू है, तो ये सेशन बुलाने का मतलब ये है कि सरकार अगला सेशन जो कि संभावित बजट सेशन होता है, अब वो नहीं होगा। उससे पहले देश के जो है लोकसभा के चुनाव जो है वो इन 5 राज्यों के चुनाव के साथ होना निश्चित है। ये सेशन बुलाने का पहला मतलब तो ये है, साफ साफ क्लियर है, वरना ऐसे स्पेशल सेशन नहीं बुलाया जाता। तो आप अर्ली इलेक्शंस जो है, अगले लोकसभा का कोई सेशन नहीं होगा, अब ये इसके बाद चुनाव डिक्लेयर हो जाएंगे और जब भी हो वो, मगर ये सेशन के बाद अब आप सरकार फ्री है कराने के लिए। एक पहला जो सबसे बड़ा इसका पहलू है ये। बाकी वन नेशन वन इलेक्शन का आप मुझे ये बताइए क्यों, रिक्वायरमेंट क्या है? क्या स्टेट्स की विधानसभा और जो लोकसभा है उसकी वर्किंग के अंदर इन दोनों का कोई रिक्वायरमेंट है, कोई कंडीशन है? कोई कंडीशन नहीं है। दूसरा, अगर किसी स्टेट में अगर सेंटर कोई गलत फैसले ले रहे, कोई जनता नाराज है, महंगाई की मार पड़ रही है या कुछ और दाम बढ़ रहे हैं या किसानों का कोई इशू है, तो सरकार के खिलाफ अलग अलग स्टेट्स में मैंडेट देने का अधिकार होता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है जो आर्टिकल 19 हमें देता है। फिर तो वो आपका वो लॉक हो गया 5 साल के लिए। आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है, या कोई भी कोई अपना मत जाहिर करना चाहते हैं, आप कुछ बोलना चाहते हैं, फिर तो आप दुनिया बोलती रहे जो बोलना है, कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं, सरकारें गिरने वाली है नहीं, नो कॉन्फिडेंस मोशन आ नहीं सकता, तो मध्यावधि चुनाव हो नहीं सकते। तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। अब तो राजतंत्र हो गया, ये तो नाम का लोकतंत्र है। लोकतंत्र की खूबसूरती ये है कि अगर सरकार कोई गलत काम कर रही है, सरकार गलत फैसले, गलत नीतियां बना रही है, उसके खिलाफ जो है वो जनता अपनी आवाज उठा के उन स्टेट्स में उनको जो है वो जवाब दे सकती है। और दूसरा, कोई भी पॉलिटिकल लीडर है वो तो अगर एक साथ चुनाव हो जाएंगे विधानसभा लोकसभा के, तो जैसे दूसरी स्टेट्स में जाते हैं, दूसरी स्टेट्स में रैलीज होल्ड करते हैं। अब आप बताइए, वो तो अपनी स्टेट तक ही सीमित रह गए ना। अब दूसरी स्टेट्स में जाके आप एक टाइम पे विधानसभा भी देखेंगे, जिसमें चाहे स्टेट के लीडर हैं चाहे सेंटर के लीडर हैं, वो दूसरी स्टेट में जाके रैलीज कैसे करेंगे या तो संबोधन कैसे करेंगे? शास्त्री से जवाब ले लेते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन, सत्यव्रत जी, क्या जरूरत है इसकी? जैसे कि रजत पंजेटा जी ने भी कहा है कि इसकी क्या जरूरत है? चाहे रजत जी हो जी या गर्ग साहब हो, दोनों लोग भारत की क्षमताओं को, योग्यताओं को, अवसर को शून्य मानकर चलने वाले लोग। ये लोग वही हैं, उसी श्रेणी के लोग हैं जो 1947 में जिस समय देश आजाद हुआ, उस समय नव निर्मित पाकिस्तान ने कहा हमें शासन को संभालने के लिए किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं, हम सब जानते हैं। लेकिन उसी समय आपको याद होगा, भारत का गवर्नर अंग्रेज कांग्रेस ने रखा था कि माई बाप, तुम हमारे माई लॉर्ड हो, हमें कुछ सिखाओ, सिखाने के बाद हमें राज करना सिखा दोगे तो हम चला लेंगे। यानी भारत की क्षमताओं को और पाकिस्तान की क्षमताओं को तुलना करके बेमानी मानते हैं लोग। लेकिन उस पाकिस्तान में, एक दिन के पाकिस्तान में शासन व्यवस्था स्वयं से संभालने की बात थी, लेकिन हजारों सालों के भारत के और उस सैकड़ों सालों की राजनीतिक जो लड़ाई थी स्वतंत्रता की, उसके अंदर इतनी ताकत नहीं लगा पाए कि हम राज खुद कर सकें। और उसके दुष्परिणाम कितने रहे? इंग्लैंड की छाया इस संविधान के ऊपर आई। सत्यव्रत शास्त्री जी, अभी क्या समस्या है जो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अभी जो बात चल रही है, अभी फिलहाल क्या समस्या है? अगर ये नहीं होता है तो अभी क्या समस्या है? कितनी भी आऊंगी, समस्याओं के लिए देश के संसद बैठी है ना। संसद के कानून से ऊपर तो कानून बनने वाला है नहीं। संसद, पहली बात तो मैंने कहा ना कि ये चीजें अभी प्रोसेस में है, एक चर्चा का विषय है। चर्चा में जितनी संभावनाएं व्यक्त कर रही हैं, जो आशंकाएं व्यक्त की जा रही है, उन सबका समाधान के लिए तो चर्चा होती है। और जो सब लोग एकमत होते तो वो चीज लागू होती है। इसके लिए ये नहीं है कि आज बटन ऑन कर दिया तो ऑन हो गया और ऑफ कर दिया तो ऑफ हो गया। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर सुंदर स्वरूप है कि जो लोग अधिक जिस मत के होंगे वो काम होगा। यहाँ कांग्रेस के तरह ऐसा तो है नहीं कि जब उसकी कोर्ट या कोई भी बात मानेगा नहीं तो आप इमरजेंसी लागू कर देंगे, आप दूसरे लोगों को जेलों में डाल देंगे, आप दूसरे लोगों की हत्याएं कर देंगे और फिर तानाशाह बनकर देश प्रशासन करेंगे। और आज बड़ी बड़ी भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को चांद तक की यात्रा कराने का काम
देश को 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का काम, देश की सेनाओं को सक्षम और सक्षम बनाने का काम, सुंदर बनाने का काम, आम गरीब आदमी की जरूरतों को पूरा करने वाली सरकार बनी है, तो इनके पेट में दर्द होने लगा। मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि जो कुछ भी आगे परिवर्तन होंगे तो भारत की संसद करेगी। भारत की संसद सर्वोपरि सत्ता है और उसके आधार पर जो निर्णय होंगे तो देश में लागू होने किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। और चुनाव के समय सब लोग आते ही है, सब अपनी नीति, नेता, नीयत सब जनता के सामने होती है। जनता जिसको स्वीकार करती है वो शासन सत्ता पाती है, और जो सत्ता जनता के नजरों से गिर जाते हैं वो लोग फिर केवल भाषणबाजी के लिए इधर उधर के बहानाबाजी ढूंढते हैं। जनता ने इनको नकार दिया, दोनों पार्टियों को। वर्षों तक जिस प्रकार से लूट खसूट, भाई भतीजावाद और जेल यात्राओं तक करने वाले लोग जो हैं वो आज देश की अर्थव्यवस्था में, कानून व्यवस्था के बारे में या शासन प्रशासन के बारे में चर्चा करते हैं। मुझे बड़ी हैरानगी होती है ऐसे लोगों के कि आज जब भाषण देने का समय तो कितना अच्छे भाषण देते हैं, लेकिन जब सत्ता का समय था तो क्या होता था? आप अच्छे से इतिहास की जानकारियां ले सकते हैं। बहुत लंबा समय नहीं हुआ, कालखंड को बीते कांग्रेस के शासन को 10 साल पूर्व और निर्णयों के 15-20 साल पूर्व के शासन को जानने वाले, पहचानने वाले और उससे प्रभावित होने वाले लोग आज भी गांवों के अंदर चर्चा करते हैं। तो वो जनता के बीच है सब चीजें। जी बजरंग दास जी, वोटर्स की अगर बात की जाए, अभी आपने बोला कि आप इसके पक्ष में हैं, लेकिन बीजेपी का ये नया जुमला है क्योंकि चुनाव नजदीक है। ऐसे में क्या कांग्रेस को ये डर है कि जो वोटर्स हैं उनके व्यवहार में यहाँ पर फर्क दिख सकता है? क्योंकि जब विधानसभा लोकसभा दोनों के चुनाव एक साथ होंगे तो कहीं ना कहीं जो केंद्रीय पार्टी है, जो बड़ी पार्टी है, उसको लेकर जो वोटर्स है वो कंफ्यूज हो सकते हैं। आज वोटर बहुत शाना हो चुका है जी। ये भारतीय जनता पार्टी जो जनता को मूर्ख समझती है और मूर्ख बनाने जो काम करती है, नए नए सूर्य छेड़ती है, वो जनता इनकी बातों में आने वाली नहीं है। जनता को पता लग गया ये सत्ता हथियाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, भाई को भाई से लड़ा सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, ये 10 साल हो गए, 9 साल से राज कर रहे हैं, आज इन्होंने नया सूरज छोड़ा। ये बात करते हैं 9 साल हो गए हम ये करने जा रहे हैं, पहले क्यों नहीं बात करी? जनता सब समझती है कि ये हारने वाले हैं, इनका चुगला साफ होने वाला है। इन्होंने 9 साल मतलब नेताओं को, पार्टियों को डरा के रखा, ईडी का जवाब देकर, इनकम टैक्स का जवाब देकर, सीबीआई का जवाब दे। कौन सी ऐसी विपक्षी पार्टी होगी जिसके ऊपर इन्होंने झूठी कार्रवाई ना करी हो, झूठे मुकदमे दर्ज ना किए हो? आज इंडिया का गठन हो चुका है। 28 दल, देश के 28 दल एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हैं, और भी दल उसमें शामिल होने जा रहे हैं। इनको इस बात का पता है। कहीं भी आप देख लो, आप पूरे देश के अंदर नजर मार के देख लो, कहाँ इनकी क्या हालत है। आज हरियाणा ही ले लो, जहां हम हरियाणा की बात करते हैं, 2 का आंकड़ा, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, 2 का आंकड़ा छू नहीं पाएंगे। सिर्फ इन्होंने जो गठबंधन कर रखा जेजेपी के साथ, सिर्फ अपनी जेब मिटाने के लिए, माल खाने के लिए। आप देखिए, नूह के अंदर दंगे करवा दिए, नूह के अंदर हिंदू मुसलमान करवा दिया, मगर जनता समझ चुकी थी ये कुछ भी करवा सकते हैं। चुनाव सर पे आ चुके हैं, मंदिर मस्जिद करके इन्होंने क्या खेला खेला, एक बिट्टू बजरंगी उसको आगे कर दिया। चलिए बजरंग दास जी और सत्यप्रकाश जी, आपका तो मुझे समझ आ गया आपका पक्ष क्या है, और लेकिन इनेलो का जो पक्ष है वो मुझे अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। रजत जी, आपसे पूछना चाहूंगी कि एक बार आप अपना कमेंट जरूर दीजिए लास्ट में कि आप इसके पक्ष में हैं, क्योंकि पक्ष में है, विपक्ष में है, क्योंकि देश के लिए आपने बोला कि ये संकट में डालने वाला है। नहीं, मैंने ये शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया कि देश को संकट में डालने वाला है। आपने ये कहा कि ये देश के लिए 5 साल के लिए, 5 साल लोकतंत्र, देश लोकतंत्र के लिए खतरा है। 5 साल के लिए आपको लॉक कर दिया जाएगा। 5 साल के लिए आपके सारा कुछ नहीं आप बोल सकते, कुछ नहीं आप कह सकते सरकार के विरोध। जो चुनी जाएगी। किसी स्टेट में अगर कोई सेंटर में कोई सरकार है, अपना आप पक्ष खत्म कीजिए क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा कमी है। जी
किसी प्रदेश में आप सेंटर में कोई और गवर्नमेंट है, स्टेट में आप देखिए किसी और पार्टी की गवर्नमेंट है अगर, और अगर सेंटर को वहां मणिपुर जैसे कोई दंगे कोई हो जाए वहां या कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाए तो सेंटर 2 मिनट नहीं लगाएगी वहां प्रेजेंट रूल लगाने में, बैठी है कांग्रेस या बीजेपी जो भी सरकार होगी। ये ऐसा नहीं है कि हमारे लिए या किसी और, सबके लिए खतरनाक है ये। चलिए जी, आपने बोला कि सबके लिए खतरनाक है और देश के लिए भी ये आप यही शब्द का इस्तेमाल आपने किया है। सत्यव्रत शास्त्री जी, बजरंगदास जी और रजत पंजेटा जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। तो फिलहाल के लिए खास खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।